तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर। दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर हो चुका है। अगर आप सौरमंडल को नहीं किए हो तो सौरमंडल को भी आप जाके देख सकते हो, अंतिम में उसका प्रश्न उत्तर भी कराएं। इसका भी प्रश्न उत्तर आपको कराएंगे, ठीक है। झारखंड बोर्ड का जो भी हो वो भी सब्सक्राइब करके रखे ताकि आपके पास सारे क्वेश्चन आंसर यहीं पे मिलेगा, ठीक है। देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। हमें मुख्य रूप से अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अक्षांश और देशांतर का उपयोग दैनिक जीवन में होता है या कहाँ पे होता है। जब आप ये चीज जानोगे तो आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो अक्षांश और देशांतर का मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है। देशांतर का बात किया जाए तो उसका उपयोग हम लोग समय की गणना के लिए करते हैं, समय के निर्धारण के लिए करते हैं। जैसे कि आप कभी सुना होगा कि कहीं पे 2 बज रहा है, 2 बजे सुबह हो रहा है तो कहीं पे शाम हो रहा है। तो इस डिफरेंस को हम लोग जानने के लिए क्या पढ़ते हैं, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में हम अक्षांश रेखा क्यों पढ़ते हैं, तो अक्षांश रेखा मुख्य रूप से हमें जलवायु विभाजक के रूप में दिखाई देता है कि कहीं पे ठंडी है तो कहीं पे गर्मी है, कहीं पे दिन है तो कहीं पे रात है। वो सारी चीजें हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में। इसे हम लोग 2 टॉपिक में बांट के पढ़ेंगे। एक तो पहला होगा अक्षांश, दूसरा होगा देशांतर, ताकि ज्यादा पढ़ाना हो। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या क्या टॉपिक आज पढ़ेंगे अक्षांश रेखा के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, अक्षांश रेखा क्या होता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे कटिबंध। कटिबंध क्यों, क्योंकि अक्षांश रेखा ही कटिबंध में बांटता है। आपने सुना होगा कि कोई कोई देश है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, उस देश किस कटिबंध के अंदर आता है, किस अक्षांश के रेखा के अंदर आता है, वो सारी जानकारी अभी इसी में मिलेगा, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे भारत का अक्षांश विस्तार, भारत का अक्षांश रेखा, भारत कितने डिग्री पे घूमता है। तीसरा हम लोग पढ़ लेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। ये 5 टॉपिक, ये 4 टॉपिक मुख्य रूप 5 टॉपिक हुआ। पांचों टॉपिक को हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 20 मिनट आपको टाइम देना होगा, ताकि बेसिक से सारी चीजों को आपको जानकारी, बेसिक से हायर लेवल तक की आपकी जानकारी हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या, चैप्टर का नाम है ग्लोब। तो ग्लोब समझ ले क्या होता है, आपको समझना होगा ग्लोब, क्योंकि सारे काम तो ग्लोब पे होगा। तो हम लोग पहले ग्लोब को समझ लेते हैं। ग्लोब क्या होता है, तो पृथ्वी का एक लघु रूप है। क्या है, पृथ्वी का एक लघु रूप है, जिसे किसी पेपर में या किसी भी आकृति में उसको दिखाया जाता है। और उसमें क्या दिखाया जाता है, तो मुख्य रूप से स्थल मंडल और जल मंडल को। अब बोलोगे वायुमंडल को, ग्लोब के अंदर कभी भी वायुमंडल नहीं दिखाई देता है। ग्लोब या नक्शा बोलते हो, नक्शा में वायुमंडल दिखता है नहीं। नक्शा में ये दिख जाएगा कहाँ पे नदी है, कहाँ पे बांध है, कहाँ पे पोखर है, कहाँ पे समुद्र है, लेकिन ये कभी नहीं दिखेगा कि आसमान में कौन सा तारा कहाँ पे है। वो चीज बहुत रेयर मैटर होता है। तो देखो ग्लोब, अगर पूछे ग्लोब क्या होता है, तो सिंपल आपको क्या बोलना है, पृथ्वी की स्थल मंडल व जल मंडल के लघु रूप, लघु मतलब छोटा, स्थल मंडल प्लस जल मंडल का लघु रूप है। जल मंडल का लघु रूप है, मतलब छोटा सा रूप है। जैसे ये पृथ्वी, पृथ्वी कितना बड़ा है, तो छोटे से जगह, जैसे इस गोले के अंदर अगर हम दिखा दें कि यहाँ पे मान लो भारत है, यहाँ पे एक छोटा सा नक्शा अगर भारत का ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे भारत दिखा दी तो ये दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कोई अलग सा देश यहाँ पे दिखा दें, ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक देश है और यहाँ पे भी एक देश बना देते हैं, ऐसे करके हम लोग पूरा दिखा दिए। तो ये क्या हुआ, पूरा महाद्वीप उपद्वीप सब यहाँ पे बना दो ऐसे। ये क्या बना है, सारा महाद्वीप मान लो कि ऐसे ये आकृति आपको वो अच्छे से बताएंगे। तो ये आकृति को हम लोग छोटे से जगह पे दिखा रहे हैं। ये पूरा जो खाली भाग है इसमें समुद्र है, सागर है, मुख्य रूप से यही चीज दिखाते हैं कि नहीं। यहाँ पे मैदान है, घर है, शहर है, यही सब दिखाते हैं। जितना भी मैदान के अंदर, जैसे हम लोग महाद्वीप के अंदर दिखाते हैं, यहाँ पे हरा भाग है, पठार है, पर्वत है, वो सारा किसमें आता है, स्थल मंडल में। महासागर है, पानी का जितना भी स्रोत है सब किस में आ जाता है, जलमंडल में। तो इसी इतने से गोले में हम लोग सारी चीज बता दिए। तो इसी गोले को क्या बोलते हैं, ग्लोब, जिसमें पृथ्वी की स्थल मंडल और जलमंडल का विवरण हो, उसी को क्या बोलेंगे, ग्लोब।
ग्लोब का विभिन्न आकार हो सकता है। एक होता है बहुत बड़ा ग्लोब बना लो, उसमें दिखा दो, सारे नक्शा बना दो, उसमें शहर, गाँव-वाँव सब चीज़ दे दो, तो वो क्या बन जाएगा, बड़ा ग्लोब। अब जब छोटा-सा ग्लोब बना के आप पॉकेट में डाल के ले जाओगे, इतना छोटा ग्लोब, उसमें भी सारी चीज़ रहेंगी, लेकिन वो शहर का नाम हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गाँव का नाम नहीं होगा उसमें। अब बहुत बड़ा ग्लोब बनाएँगे तो पूरी दुनिया दिखा सकते हैं कि नहीं? तो यही होता है। तो ग्लोब समझ में आया क्या होता है? अगर पूछे ग्लोब क्या होता है तो बोल देना है कि पृथ्वी का सूक्ष्म रूप है, जिसमें स्थल मंडल और जलमंडल का विवरण हमें मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो, पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पे घूमता है, आपको पता ही होगा कि ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे हमेशा घूमता है। तो इस अक्ष किसको बोलेंगे? ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो झुका हुआ है, उस झुकाव कितना डिग्री है? 66.5 डिग्री। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी कितने डिग्री पे झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री पे। ठीक है, तो ये झुका हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। जिसके चारों ओर जो घूमता है, ये अब बोलोगे पृथ्वी पे ये है? नहीं है, ये हम लोग कल्पना की कि इस सुई पर पृथ्वी है और इसके ऐसे चारों ओर घूमता है, ऐसे चारों बगल घूमता है, जिससे दिन रात की घटना होती है। ठीक है, तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष, जिस पर पृथ्वी चक्कर लगाती है। अक्ष समझ में आया? अक्ष क्या होता है? और पृथ्वी कितना डिग्री पे झुका है? 66.5 डिग्री। इस डिग्री पे झुका होने के कारण सूर्य की लाइट 90 डिग्री पर यहाँ पे पड़ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कभी-कभी सूर्य जब ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति इसका परिक्रमण करता है, ऐसे चारों ओर घूमता है कि नहीं? तो कभी यहाँ पे 66.5 डिग्री के झुका होने के कारण क्या होता है, कभी यहाँ पे दिन होता है 6 महीने का, तो कभी यहाँ पे दिन होता है 6 महीने का। ये कारण क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी 66.5 डिग्री पे टर्न है। अगर पृथ्वी ऐसे सिर्फ गोल होता तो इधर भी और इधर भी दोनों जगह बराबर-बराबर होता, ठीक है? दिन और रात। हो सकता था कि वहाँ पे हमेशा रात ही रहे, कहीं पे हमेशा दिन ही रहे। तो यही होता है। पृथ्वी को समझ में आया, ग्लोब समझ में आया। ग्लोब, ये मान लो ग्लोब है, तो ये लाइन जो है जिस पे चारों ओर घूमता है, उसी को क्या बोलते हैं? अक्ष। और पृथ्वी कितना डिग्री पे झुका हुआ है? तो 66.5 डिग्री। ये पॉइंट याद रखना है कि पृथ्वी की झुकाव कोण कितना है? 66.5 डिग्री, जो कि अपने अक्ष से झुका है। अब हम लोग जाते हैं अक्ष, हो गया अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ये हो गया। अक्षांश रेखा क्या होता है? ये पृथ्वी बना, पृथ्वी में आपको पता होना चाहिए कि 4 दिशा होता है। कौन-कौन दिशा? बेसिकली पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा होती है। ठीक है, जब पृथ्वी पर एक काल्पनिक रूप से पश्चिम से पूरब की ओर रेखा खींचा जाए, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होगा? वह काल्पनिक रेखा जिसे हम पूरब से पश्चिम, यानी पश्चिम से पूरब खींचते हैं। देखो, अक्षांश रेखा यहाँ पे हम लोग, इधर क्या होगा? पश्चिम, और इधर हो गया पूरब। ठीक है, यहाँ से जितने भी रेखा हम लोग खींचेंगे, सारे के सारे रेखा क्या होगा? अक्षांश रेखा। कितना होगा? अक्षांश रेखा। समझ में आया? अक्षांश रेखा क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है। क्या बोलोगे? यह एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब समझते हो? जैसे सपना देखते हो, सपना में आप क्या-क्या देख लेते हो? वो हकीकत नहीं होता, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर ये रेखा नहीं खींचा गया होगा। नहीं खींचा है, क्यों? आप देख लेना अपना घर के बाहर में जाके, क्या ज़मीन पे कोई लाइन खींचा है? नहीं खींचा है। ये क्या है? एक काल्पनिक है। यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है? जो क्या करता है? जो पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया है, जो पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया है। पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाता है, या खींचा है। ठीक है, अक्षांश रेखा का डिफिनेशन याद रहेगा। अक्षांश वह रेखा होती है, वह काल्पनिक रेखा होती है जो पश्चिम से पूरब की दिशा में होती है। ये फर्स्ट चीज समझ में आया। अब देखो, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। अब यहाँ पे हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। कौन कौन से अक्षांश रेखा महत्वपूर्ण है, तो ये जान लो। अक्षांश रेखा की कुल संख्या होता है 181, ये याद रखना। कुल संख्या कितना होता है अक्षांश रेखा की? 181। तो क्या आप सोचोगे कि हमें 181 एक अक्षांश रेखा पढ़ना ही नहीं, हमें बेसिकली 4 या 5 अक्षांश रेखा पढ़नी है। ठीक है, कितना? 5। तो हमें मुख्य रूप से कितना अक्षांश रेखा पढ़नी है? 5। तो पहला अक्षांश रेखा हम लोग क्या पढ़ेंगे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है,
साथ ही साथ आप नोट करते जाओ ताकि आपको भी नोट करने में दिक्कत नहीं हो। जब ये चैप्टर बन जाएगा अब क्वेश्चन को टच करना, सारे क्वेश्चन आपसे हल होगा। एक भी क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन बनेगा। देखो पहला रेखा विषुवत रेखा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन तो आपको पता ही होगा। दूसरा होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा सारे को बताएंगे अभी, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, सारा। तो दूसरा हो गया कर्क रेखा, तीसरा हो गया मकर रेखा, चौथा हो गया आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, पांचवा हो गया आर्कटिक, हो गया अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, स्पेलिंग देख लो अंटार्कटिक का, ठीक है। अंटार्कटिक रेखा अंग्रेजी में अगर इसको बोला जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि आजकल अंग्रेजी सीखना इम्पोर्टेंट है। इस मकर रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन, कैप्रोन, यही स्पेलिंग होता है। आर्कटिक को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक ही, आर्कटिक, ठीक है। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक को अंटार्कटिक, ये तो अंग्रेजी नाम ही है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से याद रखो। अब हम लोग विषुवत रेखा पे चलते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। सबसे पहला रेखा क्या पढ़ेंगे हम लोग? विषुवत रेखा। इसी से सारा चीज शुरू होगा। ये बना पृथ्वी, ये रेखा हम लोग बीचों बीच जो रेखा पृथ्वी को जो दो भागों में विभाजित कर दे, उत्तर और दक्षिण, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत वह रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध। यही रेखा क्या होता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या बना? विषुवत रेखा। विश्व पर्व सुने हो, वो पर्व इससे कोई रिलेटेड नहीं है। विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा के बारे में एक चीज याद रखना कि विषुवत रेखा में जो जो देश आएगा उसमें दिन भी बराबर होगा, रात भी बराबर होगा, ठीक है। विषुवत रेखा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। और ये 0 डिग्री का अक्षांश होता है। ये कितना है? यहीं से शुरू होगा 0 डिग्री, ठीक है। अब ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करके 90 डिग्री तक। जैसे ही 90 डिग्री पहुंचोगे तो उसको बोलेगा उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण है। 90 डिग्री पहुंचा तो वो ध्रुव बन गया। ऊपर है तो उत्तर ध्रुव, उत्तर दिशा में तो उत्तर ध्रुव। इधर भी आता है ऐसे ही 1 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री करके कितना आता है? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री यहाँ पे भी आ जाएगा तो उसे बोलेंगे दक्षिण ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिण ध्रुव। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। और इसको साउथ पोल, ठीक है। याद रखना विषुवत रेखा क्या है? विषुवत वह रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक ऊपर की ओर, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसका पूरा नाम क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो याद रखना पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा में दिन और रात दोनों संख्या बराबर होता है। अब आ जाते हैं कर्क रेखा। देखना कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहाँ पे? उत्तर गोलार्ध में। और 23.5 डिग्री का रेखा होता है। कितना? 23.5 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं कर्क। हमारे पास तो स्केल इंची नहीं है जिससे हम लोग नाप के बनाए, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। लेकिन उन लोगों ने अच्छे से क्या है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है। अभी आपको बताएंगे भारत के किस किस राज्यों से गुजरता है। तो यहाँ से देखो 23 डिग्री अक्षांश पे है कर्क रेखा। उसी के नीचे आ जाओ तो यहाँ पे एक रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री साउथ में, और 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री जब साउथ में आते हैं तो वहां पे एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। समझ में आया? मकर रेखा। अगर विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे क्या होगा? मकर रेखा। ये 3 रेखा समझ गए। अब चौथा रेखा क्या है? आर्कटिक। आर्कटिक ऊपर में होता है 66.5 डिग्री, ये रेखा ऐसे गोल होता है, आर्कटिक रेखा, ठीक है। अब ऐसे इधर नीचे भी एक रेखा होगा 66.5 डिग्री, इसको बोलेंगे साउथ और उसको बोलेंगे नॉर्थ, ठीक है। जैसे ये इस रेखा को बोलते हैं अटलांटिक। अटलांटिक नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा, ठीक है।
अंटार्कटिक रेखा, यही होता, क्या होता है अंटार्कटिक रेखा। तो 66.5 डिग्री चारों रेखा होंगे। अब चारों रेखा के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये बोले थे चारों रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के बारे में, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। क्या है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा है, ठीक है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? विषुवत। इसकी लंबाई अगर बोला जाए तो 40,037 या 76, 40,076 किलोमीटर लगभग है। कितना है? 40,076 किलोमीटर, याद रखना। और सबसे बड़ी या सबसे लंबी रेखा बोल सकते हैं इसको, सबसे बड़ी क्यों बोलेंगे? सबसे लंबी रेखा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होता है, दिन बराबर रात, दिन और रात बराबर होता है। यहाँ मौसम हमेशा गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में इसका चलना होता है, ठीक है। सूरज कल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पृथ्वी घूमता है, लेकिन सूरज जो पृथ्वी सूर्य के सामने कर्क और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत पड़ता है। तो सूर्य हमेशा 90 डिग्री पर कहाँ पे बनेगा? 90 डिग्री किरण कहाँ पे देगा? तो कर्क और मकर रेखा के बीच में। और विषुवत रेखा पर सूर्य हमेशा 90 डिग्री पर पड़ता है, 90 डिग्री पर किरण बनता है, किरण पड़ता है सूर्य का। किसका? सूर्य का किरण 90 डिग्री पर हमेशा पड़ेगा। यहाँ पे वर्षा भी अधिक होता है विषुवत रेखा पे, ताप टेम्परेचर भी सबसे अधिक होगा क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो ये चीज यहाँ से याद रखें विषुवत रेखा के बारे में, ठीक है। अब देखो विषुवत रेखा हो गया। अब देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध का रेखा है, उत्तरी गोलार्ध। कहाँ का? उत्तरी गोलार्ध। इसका अक्षांश मान कितना है? 23.5 डिग्री। सूर्य यहाँ पे लंबवत कब चमकता है? तो 23 जून को। कब? 23 जून को। जैसे ही 23 जून को सूर्य यहाँ पहुंच जाता है कर्क रेखा पर, तो यहाँ पे 6 महीना तक दिन रहने लगता है, 6 महीना दिन होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो होगा दिन की अवधि अधिक होगी। जैसे ही 23 जून को सूर्य पहुंचेगा, यहाँ से दिन की अवधि क्या होगा? दिन बड़ा हो जाएगा, यहाँ रात छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात छोटा, इधर तो कुछ नहीं होगा। 23 जून को जैसे ही पहुंचेगा तो क्या होगा? दिन बड़ा और रात छोटा होने लगता है। अब देखते हो कि ठंडी आ जाता है, होता है कि नहीं? ठंडी में रात जो ना बड़ा होता है क्योंकि सूर्य यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। तो याद रखना कर्क रेखा के बारे में, उत्तरी गोलार्ध 23 डिग्री पे होता है, 23, और ये 23 जून को बड़ा दिन, 23 जून में ये सूर्य के करीब पहुंच जाता है। उसके बाद दिन बड़ा होने लगता है, रात छोटा होता है। कर्क रेखा अगर भारत में बात किया जाए तो किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना, अब शुरू से देख लो। ऐसे अगर भारत का एक नक्शा बनाया जाए तो यहाँ से ऐसे गुजरते हुए ये इधर से मणिपुर इधर से होके गुजरता है, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो फर्स्ट राज्य यहाँ पे छूता है गुजरात को। कौन सा राज्य? गुजरात। कर्क रेखा किसे गुजरता है? गुजरात। गुजरात से छोटा सा भाग राजस्थान को कट करता है। किसको? राजस्थान को। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान से निकलता है तो ये मध्य प्रदेश में चल जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टच करता है तो ये छत्तीसगढ़ में चल जाता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पार करके ये झारखंड में चल जाता है। कहाँ पे? झारखंड में। और झारखंड पार करके ये पश्चिम बंगाल में चल जाता है। और पश्चिम बंगाल के बाद ये त्रिपुरा चल जाता है। कहाँ पे? त्रिपुरा। और त्रिपुरा से ये मिजोरम होते हुए आगे बढ़ जाता है, मिजोरम होते हुए। तो यहाँ से सबसे पहले याद रखना है गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो झारखंड के भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये रहेगा आपको याद कौन कौन सा राज्य गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा में बस इतना ही था। अब हम लोग मकर रेखा में चलते हैं। मकर रेखा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेना है क्योंकि मकर रेखा भारत में नहीं सटता है। मकर रेखा, मकर रेखा क्या होता है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्धी रेखा है, गोलार्ध में होता है। भारत को टच नहीं करता है, भारत को
टच नहीं करता है, छूता नहीं है, याद रखना। इसका अक्षांश मान कितना है? 23.5 डिग्री साउथ, याद रखना। ठीक है, ये भारतीय महाद्वीप को नहीं टच करता है, एशिया महाद्वीप को ये टच नहीं करता है, यही याद रखना है बेसिकली। यहाँ सूर्य जो आता है दिसंबर महीना में लंबवत पड़ता है, कब? दिसंबर से। दिसंबर में क्या होने लगता है? यहाँ से दिसंबर महीना के आसपास ये होता है। ठीक है, तो वहाँ पे दिन बड़ा होने लगता है, रात छोटा होने लगता है। ठीक है, तो मकर रेखा के बारे में इतना ही जानना है। मकर रेखा कहाँ है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। अब आ गया अंटार्कटिक रेखा, इसके अब बगल में। अब हम लोग कटिबंध के बारे में जान लेते हैं। अंटार्कटिक रेखा के बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि 66.5 डिग्री है। जब अब यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना कि दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111। ये दो अक्षांश मान लो, यहाँ 1 डिग्री है, 1 डिग्री अक्षांश, और यहाँ 2 डिग्री अक्षांश है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? तो 111 किलोमीटर। 111 किलो। अब पृथ्वी की इधर से लंबाई आपको नापना है, तो कैसे नाप लोगे? तो टोटल 181 है, 181 गुना 111 कर दो, ये लंबाई आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अगर याद नहीं रहे तो ऐसे भी गुना करके आप निकाल सकते हो। अक्षांश यहीं से खत्म होता है। अब हमारे पास क्या आ जाता है? कटिबंध। ठीक है, तो कटिबंध जो है वो सूर्य की किरणों के अनुसार बदलते रहता है। कोई गर्म है तो उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, जहाँ कम गर्म है, जैसे सूखा है थोड़ा, तो उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। जहाँ ठंडी है उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो मुख्य रूप से पृथ्वी पर 3 कटिबंध है। कितना? 3 कटिबंध। चलो तीनों कटिबंध को बनाते हैं। ये शुरू में क्या बनेगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। यहाँ बनेगा नीचे वाला मकर रेखा, ऊपर में कर्क रेखा, और इसके ऊपर और इसके नीचे ये हो गया अंटार्कटिक, और ये हो गया आर्कटिक ब्रेथ। यही होता है। अब देखो ये भाग, इस पे सूरज हमेशा लंबवत पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। गर्मी, इसमें जो भी देश मिलेगा वो बहुत ही गर्म होगा। उष्ण कटिबंध, क्या बोलेंगे इसको? उष्ण कटिबंध। यही भाग सबसे गर्म होता है, सबसे ज्यादा गर्मी इसी भाग में होता है। सबसे अधिक गर्मी या अधिक सूर्य किरण सबसे ज्यादा सूर्य का किरण इसी भाग में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखो, एक भाग ये हो गया, जैसे ये भाग होगा वैसे ये भाग होगा, इसमें हल्का गर्म हल्का ठंडी रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, क्या उष्ण नहीं बोलते, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ से सूर्य तिरछा पड़ने लगता है, सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत नहीं पड़ता है, कैसे पड़ता है? तिरछा। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। ये दो शब्द से बना है, एक तो शीत और दूसरा उष्ण, यानी गर्मी भी होगा ठंडा भी होगा। जैसे सूर्य यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ पे ठंडी होने लगेगा, सूर्य यहाँ पहुंच जाएगा तो इसमें ठंडी होने लगेगा। तो जैसे भारत का देश, कभी ठंडी गर्मी आता है कि नहीं? तो वो किस रेखा में पड़ेगा? तो वो किस कटिबंध में पड़ेगा? तो आप बोल सकते हो शीत कटिबंध में वो होगा। तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध, याद रहेगा। तो मुख्य रूप से कितना कटिबंध हो गया? उष्ण कटिबंध ये दोनों हो गया, ये दोनों शीतोष्ण कटिबंध। ये सबसे ठंडा जहाँ बर्फ जमा होता है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। ये भी क्या होगा? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध समझ में आया? ये हो गया कटिबंध भी हम लोग पढ़ लिए, अक्षांश भी हो गया। अब बचा कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य, ये भी हो गया। अब भारत का अक्षांश विस्तार, इसी को तो यहाँ से याद रखना कि सूर्य जो होता है ये इधर और इधर इतने ही जाता है, इसके कारण इसमें गर्मी और इसमें गर्मी होता है, बाकी जगह पे नहीं होता है। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, यही होता है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखो, जैसे कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, ये था भारत का अक्षांश विस्तार। भारत का अक्षांश विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का ऐसे बना लेते हैं, एक रफली ऐसे मान लेते हैं, ये
ऐसे ऐसे रेखा गया हुआ है कि नहीं? तो ये भारत को कहीं न कहीं टच करेगा और भारत का ये हेड पॉइंट पर कहीं न कहीं ये टच करेगा। तो इसी रेखा को क्या बोलते हैं? भारतीय अक्षांश रेखा। तो नीचे जो है कन्याकुमारी के पास, कन्याकुमारी, कुमारी, ठीक है। देखो कन्याकुमारी, ये अक्षांश रेखा का मान कितना है? 8 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। जब ये ऊपर जाता है तो ये 37 डिग्री 8 मिनट के आसपास ये होता है। 37 डिग्री के आसपास, मान लो 37 डिग्री 4 है तो ये 7 है। 37 डिग्री 7 या 8 के आसपास, 37 के आसपास रहता है। तो भारत का अक्षांश विस्तार अगर पूछे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इधर 37 डिग्री 7 मिनट, लगभग इसके बीच में कितना अक्षांश रेखा होगा? अगर पूछा जाए कि भारत के बीचों बीच कितना अक्षांश रेखा होगा, तो याद रखना है कि 30 को अक्षांश रेखा होगा। कितना? 30 अक्षांश रेखा हो सकता है। कितना? 30 अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच होगा। ठीक है, अब अक्षांश रेखा का महत्व क्या है? तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो अक्षांश रेखा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।